So, welcome friends. Welcome to another episode of Uncut Answers with Umesh. And here we are today with our UPSC special segment. And we have a UPSC topper among us, none other than the man who has scored 160, rank 160 in the UPSC CSC 2019 and 205 in UPSC CSC. चिराग जैन हमारे साथ हैं। तो चिराग भाई आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपनी स्टडीज के बारे में बताएं, जो आपका शुरू से और अब तक का जो आपका स्टडीज और आपकी जो प्राइवेट जॉब्स वगैरह आपने की, वो सफर जो आपका रहा उसके बारे में बताएं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, धन्यवाद उमेश जी। मेरा नाम चिराग है और मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो होम टाउन से की थी, भरतपुर राजस्थान से 10th तक। उसके बाद 2 साल मैंने कोटा में पढ़ाई की और मैंने आईआईटी का और एआईट्रिपल का एग्जाम क्लियर किया था और एआईट्रिपल के थ्रू मैंने एनआईटी जयपुर में एडमिशन लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम 2011 to 2015 in mechanical engineering. Then thereafter I got placement in Tata Motors Pune plant. I did 1 year job there, and then after 1 year I left the job and start preparation. And in my third attempt, I cleared this exam with 160 rank. I am allotted in Indian Police Service, and I am currently in training at National Police Academy, Hyderabad. ओके, सो अभी आपकी ट्रेनिंग हैदराबाद में चल रही है, नेशनल पुलिस एकेडमी में। तो बेसिकली चिराग, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सब कुछ इतना सेट चल रहा था तो मतलब एकदम से, मतलब आपकी प्राइवेट जॉब थी पुणे में, टाटा मोटर्स वगैरह में, और सब कुछ इतना सेट चल रहा, तो अचानक से सिविल सर्विसेज कब दिमाग में आई कि चलो यार स्विच किया जाए और इस तरफ जाया जाए? देखिए, दिमाग में तो पहले से ही थी, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बचपन से ही था, बचपन से ओरिएंटेशन। पापा भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्लर्क हैं वो, जबकि पर रहता था दिमाग में कलेक्ट्रेट के बारे में और एसपी के बारे में रेगुलरली न्यूज़ में भी आता रहता था, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते रहते थे। तो एक दिमाग में था, पर बहुत ज़्यादा एक इनहिबिशन था, मतलब डर था, फियर था कि एग्जाम के बारे में जनरली बोला जाता है बहुत टफ होता है, नॉर्मली बहुत शार्प इंटेलिजेंट लोग ही क्लियर कर पाते हैं, तो इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई कि इसके बारे में बोलूँ या पढ़ूँ, लोगों को बता पाऊँ कि मैं करूँगा। इवन कॉलेज में भी ओरिएंटेशन मेरा हो रहा था, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में कुछ किया नहीं। फिर जब मैं जॉब में गया 1 साल, तो वहाँ पे मैंने कई कई बार रिसर्च की, कई चीज़ों पे रिसर्च की कि कैसे पढ़ सकते हैं, क्या कौन से लोग निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं एग्ज़ाम, क्या-क्या पढ़ना होता है। तो मैंने बहुत लोगों के बारे में रिसर्च की और पाया कि इवन लोग हम्बल बैकग्राउंड से होके 60% अश्विन शरण सर हैं एक आईएएस, उन्होंने 10th और 12th में 60% मार्क्स लाने के बाद भी यूपीएससी क्लियर किया। तो धीरे-धीरे ये मेरे अंदर बनता चला गया कि कहीं न कहीं अपनी मेहनत से आप कर सकते हो क्लियर, आप अगर डिटर्मिनेशन में हो। तो फिर मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया जॉब के साथ कि मुझे एक बार प्रिपरेशन जरूर करना है, लाइफ में रिग्रेट नहीं रखना है इसका। तो इस तरह मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया, बहुत काफी मतलब बेहतर तरीके से आपने बताया। तो अच्छा चिराग, हम वापस उस तरफ आते हैं कि तैयारी वगैरह की तरफ आते हैं। तो जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब तैयारी की, बेसिकली क्या है कि अभी हाल ही में प्रीलिम्स हुआ है और अगले साल का भी सेट कैलेंडर ईयर निकल चुका है, 22 का भी। तो कुछ बच्चे अभी से लगे हैं, कुछ हो सकता है जिनका प्रीलिम्स इस बार नहीं निकला, वो दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में लग गए होंगे, किसी का तीसरा होगा, किसी का चौथा होगा। तो आपने खुद ये तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया और अभी शायद आप यूपी कैडर से, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप पहले 2019 में आप जो पास आउट हुए थे, यूपी कैडर से आप हुए थे, और अभी आपको कैडर, अभी आप हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मेरा ये है कि बच्चों के लिए आप वो चीज बताएं कि पहले 2 अटेम्प्ट में क्या कमियां थी और तीसरे अटेम्प्ट में आपने वो कौन सी चीजें उन पर काम किया, उन एरर्स पे, that you fix those errors and come up and worked on those and then you come up with the success। तो वो चीज आप बताएं, क्या करनी चाहिए प्रिपरेशन में, स्ट्रेटजी में किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, वो सब चीज थोड़ा सा आप बताएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, बहुत लोग इसमें एग्जाम में होते हैं जो 5-5 अटेम्प्ट देने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। तो एक तो देखिए, लक तो है ही, लक तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही। उसके अलावा कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली लोग कमिट करते हैं, जिसकी वजह से वो इम्प्रूव नहीं कर पाते आंसर। तो मैं वही बताना चाहूंगा कि कौन सी मिस्टेक्स मेरे को फील हुई और कैसे मैंने उनको इम्प्रूव किया। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट तो थर्ड अटेम्प्ट, तीनों में मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हुआ था। तो प्रीलिम्स में मेरे को कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, मे बी बिकॉज ऑफ माई गुड स्ट्रेटजी अबाउट इट, और मैंने पेशेंटली इस पे इनफ काम किया। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट है कि आप बहुत सारी बुक्स ना पढ़ें। लोग जनरली करते क्या है कि 5-6 तरह के मटेरियल आने लगते हैं लास्ट टाइम पे, आपके एग्जाम से 2-3 महीने पहले आप 4-5 कोचिंग के मटेरियल आने लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्टरबेंस हो रिवाइजिंग जाती अप है दिमाग ओन में थिंग, थोड़ी सी। हाँ, बहुत
डिस्टर्बेंस हो जाती है और लोग मतलब भागने लगते हैं उनकी तरफ कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, जबकि रिवाइज नहीं करते हैं बेसिक मटेरियल को। तो देखिए आप 70 to 80% जो है मटेरियल उन सब कोचिंगों का सेम होता है। फिर भी लोग 70-80% को फोकस ना करके वो जो 20% जो दूसरी कोचिंग में एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके पीछे भागते हैं और उसकी वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये कि मिस्टेक ना कमिट करें, बेसिक पे स्टिक करें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा इनफ रिवीजन हो चुका है फर्स्ट सोर्स का, देन आप दूसरे सोर्स पे मूव करें, फिर उसको रिवाइज करें। तो रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रादर देन रीडिंग मोर मटेरियल। अच्छा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो सबसे दूसरा पहले जो मैं तैयारी। हाँ जी, आप बता रहे, आप कंप्लीट करें, मैं तभी अगला क्वेश्चन जी। हाँ जी, मैं एक तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। उसके अलावा जो मैंने मेंस में फेस किया था कि मेंस में मुझे ऐसे में थोड़ा इश्यू आ रहा था, क्योंकि देखिए सबकी अपनी-अपनी प्रॉब्लम होती है। अब मैं ऐसे नहीं बता सकता कि आपका मतलब ये प्रॉब्लम ही आती है जनरली। मेरे को ऐसे में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ लोगों को आंसर राइटिंग प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को ऑप्शनल में इश्यू आते हैं। तो मेरे को जनरली जो मैंने फेस किया फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे ऐसे में कम आए। अदरवाइज़ मेरे अगर ऐसे में अच्छे आते फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाता। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ऐसे में कम आए। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया उस पे, लेकिन फिर सेकंड अटेम्प्ट में फिर से मेरे ऐसे में कम आए। तो जब मुझे सेकंड अटेम्प्ट में कम आए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं एक मिस्टेक को बार-बार करता रहूँगा और वही साइकिल में फँसा रह जाऊँगा। तो मैंने अपना मोर टाइम डिवोट किया ऐसे की तरफ। 4-5 लोगों से एनालाइज़ करवाया कि मेरे ऐसे में प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? क्यों मेरे रिपीटेडली भी कम ना आ रहे नंबर? मैंने इम्प्रूव किया है फिर भी कम क्यों आ रहे हैं? तो मैंने पाया, अपनी वीकनेसेस को समझा, स्ट्रेंथ को समझा और उस पे काम किया। तो इस तरह से मैंने सॉल्व किया। तो यही स्ट्रेटजी लोगों की होनी चाहिए। एक अटेम्प्ट देने के बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस का एनालाइज़ करना है। आपको ऐसे फिर से एक बार फिर से स्टार्ट हो जाए, वही कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिमाग में, कोई एनालिसिस नहीं दिमाग में कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया और फिर से स्टार्ट कर दिया वही साइकिल। तो अपनी प्रॉब्लम्स को समझें और उस पे काम करें, रादर देन एक मिस्टेक को बार-बार रिपीट करें। तो ये और चीज़ें मैं बेसिकली चिराग, यूपीएससी के बारे में जैसा कहा जाता है ना कि ये दुनिया का सबसे टफ एग्जाम और सबसे बड़ा वाइड सिलेबस कवर करता है, तो इसकी जी। तैयारी का क्या रहना चाहिए कि प्रीलिम्स से ही पहले से ही तैयारी मेंस ओरिएंटेड रहनी चाहिए, या फिर ऐसा करना चाहिए कि मतलब पहले प्रीलिम्स कर ले फिर मेंस पे फोकस करे? कई बार बंदा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है उस चक्कर में कि पहले प्रीलिम्स करना है, तो उसके लिए आप मतलब आपके पास क्या सजेशन है कि पहले से ही मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए प्रीलिम्स से पहले से, या किस तरह होनी चाहिए? देखिए तैयारी तो साथ में स्टार्ट होती है। एक्चुअली कोई कंटेंट में डिफरेंट नहीं है। मेंस और प्रीलिम्स के कंटेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस केवल उनके क्वेश्चन पूछने के तरीके में डिफरेंस है। वो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, मेंस में एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो स्टार्ट प्रिपरेशन साथ में ही होती है और आप स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग भी करते हो स्टार्टिंग में ही और रिवीजन भी उसी तरह करते हो। जस्ट आपके प्रीलिम्स आने से 2 महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले, एज़ पर योर कन्वीनियंस, आप प्रीलिम्स फोकस स्टडी स्टार्ट कर देते हो, जिसमें आप ज़्यादा फैक्ट्स पे ध्यान देते हो रादर देन एनालिसिस पे। और सेम प्रीलिम्स होने के बाद आप मेंस के लिए एनालिसिस पे शिफ्ट हो जाते हो। उसके बाद आप ध्यान देते हो कि प्रो एंड कॉन्स क्या है इस इश्यू के। फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूँ, तो पार्लियामेंट में आप फैक्चुअल डिटेल देखते हो पहले कि पार्लियामेंट में कितने कौन-कौन से सदन हैं, कितने-कितने मेंबर हैं, कौन-कौन कैसे इलेक्ट होते हैं। और उसके बाद अगर मेंस पे जाओगे तो मेंस में ये देखोगे कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में इश्यूज क्या हैं और वो क्यों, किस रीजन से हैं और कैसे उनको इम्प्रूव करेंगे। तो डिफरेंस कंटेंट में नहीं आता, डिफरेंस याद करने के तरीके में आता है, बस केवल यही है। डिफरेंस कुल मिला के उसके तो टेक्सचर में आता है कि उसमें प्रीलिम्स में उसका टेक्सचर होता है एक थोड़ा-सा हाँ, सेंट्रिक होता है कि आपने बस एक मतलब आंसर देना, फैक्चुअल आंसर देना है, और मेंस में आके उसके फिर चीज़ों को तो डीपली एनालाइज़ भी करना और उनके बारे में लिखना भी है। तो ठीक है, ये तो करेक्ट। हो गई स्ट्रेटजी वगैरह की प्रिपरेशन शुरू करने की। अब आते हैं कंटेंट की तरफ। तो जैसे कि 9 सब्जेक्ट, अलग-अलग सिलेबस और अलग-अलग चीज़ें। तो आदमी किस तरह से चीज़ों को कवर करे? ऑप्शनल को कब आप पकड़े? क्योंकि बेसिक क्या है कि आंसर राइटिंग ऐसा पोर्शन है कि उसपे बहुत लोग फँस जाते हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह की हो सकता है कि टाइम आउट हो जाए। कई बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर नहीं है या गलत प्रैक्टिस कर ली है, कई बार प्रैक्टिस ना करने से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि गलत प्रैक्टिस हो जाए, कि मतलब थोड़ा-सा तो उस चीज़ को आप मतलब उसके लिए आपके पास क्या सजेशन है? देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब स्टार्ट करें? जी, मेरा पहला आंसर राइटिंग है, मतलब आंसर राइटिंग भी इसी में इंक्लूडेड है, और उसके अलावा आप सब्जेक्ट्स को किस-किस तरह कवर करना है, वो भी आप उसी में बता दें। कि सबसे सब्जेक्ट को स्टार्ट पहले ना एक फाउंडेशन बुक है सबकी। जैसे अगर आप पॉलिटी उठाएँगे तो लक्ष्मीकांत है। मेन बुक जो है उसकी रहती है। स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए। इस सिमिलरली सब सारी सब्जेक्ट के लिए एक फाउंडेशन बुक्स हैं। एनसीईआरटीज़ हैं बहुत सारी सब्जेक्ट के लिए, जैसे ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मेन रहती है। एक बार आप अपनी फाउंडेशन बुक्स को कवर कर लें, ये
कवर होने के बाद आप उस पे करंट अफेयर्स बिल्ड करेंगे। तो कोई भी एक कोचिंग का मटेरियल उठा दें, जैसे मैंने विजन आईएएस का यूज़ कर लिया था, बहुत लोग बाजीराम का, और कोई जो भी कोचिंग आप अवेलेबल है, उसका करंट अफेयर्स मटेरियल उठाएँ, क्योंकि फाउंडेशन बिल्ड होती है जब आपकी इमारत बिल्ड होती है जब आपका फाउंडेशन अच्छा हो। तो जब आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छा होगा, आपको पता होगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो फिर उसके जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, उनमें क्या करंट में प्रॉब्लम चल रही है, वो आपको समझ में आएँगी। तो इस तरह करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं किसी एक मैगज़ीन से। उसके अलावा क्या है, मेंस में उन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है। प्रीलिम्स में तो सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मेंस में थोड़ा पॉइंट वाइज़ मेंशन किया हुआ है। तो मैंने क्या किया था, वो सब सारे जो पॉइंट्स मेंशन हैं, उन पे स्टैटिक नोट्स भी बनाए थे। हर पे 2-2 पन्ने के नोट्स बनाए थे। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, उनसे बहुत सारे कंटेंट वो पूछ लेते हैं, और नहीं भी पूछें तो बहुत सारी चीज़ जगह वो काम आ जाता है। तो इस तरह मैंने स्टैटिक ऑफ मेंस, स्टैटिक ऑफ प्रीलिम्स एंड करंट अफेयर्स तीनों का प्रिपरेशन किया। उसके अलावा फिर आंसर राइटिंग फोकस करना है। आंसर राइटिंग पे मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग तब स्टार्ट करनी चाहिए, जब एटलीस्ट आपका एक बार रीडिंग हो चुका है और एक बार रिवीजन हो चुका है। कि आंसर राइटिंग के टाइम आपको एक्टिवली माइंड में आना चाहिए कंटेंट। आप ऐसे प्रीलिम्स में क्या है कि प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, तो आप उसे पढ़ के भी समझ सकते हो। पर मेंस में एक लाइन में क्वेश्चन रहेगा और उसको आपको 2 पन्ने का आंसर लिखना है, तो थोड़ा कंटेंट आपके पास होना चाहिए उसके लिए। तो फर्स्ट रीडिंग एंड फर्स्ट रिवीजन के बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे स्टार्ट करते हैं? पहले आप 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में लें, बस केवल 4-5 क्वेश्चन लिखें। उसके बाद धीरे-धीरे पेपर पे बिल्ड करें। 20 क्वेश्चन एक बार में लिखना इज़ नॉट फिज़िबल। तो इस तरह आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया कि आंसर राइटिंग पहले एक मतलब कंसाइज़ मैनर में लेके चलें कि पहले 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग में। उसके बाद जैसे अपनी लेंथ पकड़ लें, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना शुरू करें, उसका सेट लगाने शुरू करें। तो और अच्छा, तो चिराग आपको मतलब पहले 2 अटेम्प्ट मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए जब आप गए दूसरी बार, तीसरी बार में, आपने तीसरी बार में क्लियर किया, प्रीलिम्स की आपका क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ। तो मेंस के और इंटरव्यू के बीच में जो प्रिपरेशन टाइम होता है, लाइक जो पीटी होता है, जब जी। पीटी के लिए आदमी क्या प्रिपरेशन करे? क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत लोगों का ये कहना होता है कि मेंस तक आपका क्लियर हो जाए, तो पीटी के लिए तो बहुत ऑप्शन खुले रहते हैं, आपके पास तैयारियाँ होती हैं, प्रिपरेशन होती है, मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं। उसके लिए आपके पास सजेशन क्या है कि चलें मॉक इंटरव्यूज़ आप बंदे ने दे लिए, मॉक इंटरव्यूज़ दे लिए, लेकिन जब मेन में बैठेगा तो एक अलग ही एक लिटमस टेस्ट होता है, क्योंकि मॉक में कुछ अलग सीन होता है, मॉक में तो आप कई चीज़ें माफ भी हो जाती हैं, क्योंकि मॉक तो मॉक ही है, लेकिन जब मेन में बैठेगा तो वहाँ तो मार्किंग होती है, हर गलती की मार्किंग होगी। तो ये चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह की तैयारी रहे पीटी के लिए? जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, पीटी के लिए आदमी बंदा किस लिए जाए? क्योंकि कई लोगों का क्या है कि 2-2 बार मेंस क्लियर हो गया, तीसरी बार भी मेंस क्लियर हो गया, वो पीटी तक आके अटक जाते हैं। तो उस चीज़ में ऐसी क्या हुँ। माइन्यूट चीज़ें हैं जिनको मतलब जिन पे अगर काम कर लिया जाए जिन एरर्स पे, तो बंदा निकाल ले जाए यूपीएससी? देखिए, पीटी में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन। एक तो होता है आपके डेप्थ बेस्ड, हमसे एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, जिसमें आपकी हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका फैमिली एंड पर्सनल बैकग्राउंड वो चेक करते हैं। तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ग्रेजुएशन से मैकेनिकल से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरी हॉबीज से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने टाटा मोटर्स में काम किया है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दीज़ क्वेश्चन्स आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी रिटन योरसेल्फ। तो आप इन पे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले ये कि इनका कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करना जो आपने खुद ने डाला है। दूसरा है करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपको, मुझे हिसाब से मैंने एक डायरी बनाई हुई थी, मतलब अभी तो वन नोट पे काम कर दिया था, मतलब ऑनलाइन नोट्स स्टार्ट कर दिए थे। उसमें क्या है, हर टॉपिक पे जब भी कोई मैं वीडियो सुन रहा हूँ, एनालिसिस की वीडियो या न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड उस पे कीवर्ड्स जो हैं वो मैंने कलेक्ट कर लिए। तो उसकी एनालिसिस प्रिपेयर की। और उसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी एनालिसिस करते हैं हम, पर इम्पोर्टेंट इस टाइम होता है स्टैंड लेना, क्योंकि वहाँ पे तो हम कुछ ना कुछ ऐसे कर देते हैं, हम ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए और ऐसे वे फॉरवर्ड। पर वहाँ पे हमको स्टैंड लेना पड़ता है थोड़ा कि हाँ, मतलब ये मेरे हिसाब से सही है सर, इस तरफ मुझे ऐसे ऐसे जाऊँगा मैं। तो एक ये इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा सबसे कुछ इम्पोर्टेंट एचआर है वहाँ क्वेश्चन पे होते अगर हैं। कहीं पे बंदा अटक रहा है, जैसा कि कई लोग बताते हैं कि जैसा अगर कुछ आप अटक रहे हैं, तो उसमें ये कर दें कि सर इसका मुझे या तो मुझे आइडिया नहीं है। मतलब वहीं की वहीं क्लियर कर जी, दें, जी। उसमें बेहतर फँसने से बेहतर ये है। हाँ, फँसने से बेहतर, बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। उसके अलावा एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि लोग क्या करते हैं, 3-4 मॉक देते हैं, 4-5 मॉक दे देंगे। तो वो प्रैक्टिस होती है 7 दिन में, 8 दिन में 1 बार। पर आपको अगर सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल और जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो इम्प्रूव करना है, तो आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए 15-20 मिनट। तो अपने पीयर पीयर ग्रुप के साथ, कोई भी जो साथ में इंटरव्यू दे रहा है, उसके साथ बैठ के रोज़ 15 मिनट का डिस्कशन करेंगे, तो उससे आपके जो वर्ड्स हैं आपके माउथ पे, और जो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, मतलब प्रेजेंटेशन करने का तरीका, वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो मॉक और से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वोकैब्युलरी है में सेल्फ कहीं न कहीं वोकैब्युलरी में भी इज़ाफ़ा होता है कि एट अ टाइम आपको वर्ड्स क्या यूज़ करेक्ट, करने हैं। करेक्ट, करेक्ट।
ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है पीटी में। अच्छा चिराग, आपके ये पास कुछ बुक्स आप सजेस्ट करना चाहें, क्योंकि बच्चे बहुत अभी तैयारी के लिए मन बना रहे हैं या बना चुके होंगे। कई लोगों का प्री नहीं निकला है एक बार, इस बार वो भी अगले की तैयारी में लग गए हैं 22 के लिए। तो उनके लिए आप कुछ बेहतर जी। बुक्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें प्रीलिम्स की या मेंस की या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ चीजें आप सजेस्ट करना चाहें उनके लिए, मतलब कुल मिला के क्या होता है ना कि रिसोर्सेज, कि वो बेहतर रिसोर्सेज कहाँ से जाएं कि जहाँ से यार उनको तैयारी कर पाए। क्या होता है कि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में। आप कोचिंग के नाम पे देखते हैं कि एक फिक्रा है, मैं ऐसा वो सुना हूँ कि आज ही मैंने कहीं देखा था वो फिक्रा, किसी ने डाला था कि पहले ऐसा होता था कि एक कोचिंग से 10-12 टॉपर निकलते थे, और अभी क्या है कि एक टॉपर ही 10-12 कोचिंग से निकल रहा है। तो वो तो एक अजीब सा हाल बना हुआ है। तो मतलब तो मैं जी, उसी बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि एक रिसोर्स जो है कि बेहतर रिसोर्स के बारे में आप बताएं। देखिए मेरे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड थे। लास्ट 4-5 साल से जो स्टैंडर्ड सोर्सेज जो फ़ॉलो कर रहे हैं लोग, वो मैंने फ़ॉलो किए और मैंने उस पे स्टिक किया है। मैंने जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, लक्ष्मीकांत यूज़ की है पॉलिटी के लिए, तो वो ही मेरी फिक्स सोर्स था। इसके अलावा मेंस के जो सिलेबस मेंशन है, उसके लिए मैंने एक सोर्स वैल्यू-एडेड मटेरियल जो है, वो मैंने रेफर किया था, उससे नोट्स अपने खुद के बनाए हैं। मैं आपको एक अपनी लिंक भी भेज दूँगा, जो आप पोस्ट कर सकते हैं अपने हाँ, इसके मैं के साथ यूट्यूब कि चैनल के लिंक मेरे में आपके नोट्स वगैरह वो सारी चीज़ें मैं लगाऊँगा। आप क्या है कि अभी इधर क्या है कि आप मटेरियल इस तरह बता दें कि जैसे प्री के लिए बुक्स जो होती हैं, एथिक्स वगैरह के जी, लिए, ऐसे राइटिंग के लिए प्रैक्टिस हो गई, तो उन चीज़ों के बारे में आप बताएँ, फिर उसके बाद हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं, जिससे बच्चों क्या बेहतर है ना कि डिस्कशन के एंड में हमने सब चीज़ बात कर ली कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, करनी किससे है वो भी इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। उनको पता लगना है, तो वो आप बता दें हाँ, एक बार। हाँ, हाँ। देखिए देखिए वही लक्ष्मीकांत मैंने बताया पॉलिटी के लिए और फिर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम थी मेरी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी रेफर की है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी चूँकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो मैंने ज़्यादा इस पे मतलब सोर्सेस नहीं देखे, मैंने ऑप्शनल के साथ प्रिपेयर हो गया था। ये एक है। उसके अलावा फिर कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सेलेक्टिवली पढ़ी है। जो-जो चैप्टर सबसे देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर देखना। प्रीवियस पेपर से आपको आइडिया लगता है कि आपको किस डेप्थ में किस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। जि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी क्वेश्चन आते हैं स्कीम्स पे, गवर्नमेंट की स्कीम्स पे। तो वो कौन से फैक्ट जनरली पूछ रहे हैं? क्योंकि अगर आप कोचिंग मटेरियल देखेंगे तो एक स्कीम के बारे में 15-20 फैक्ट लिखे होते हैं। तो आप अगर हर स्कीम के बारे में 15-20 फैक्ट याद रखेंगे तो आप सारी स्कीम याद नहीं रख पाएँगे। तो आप पेपर की एनालिसिस करें प्रीवियस पेपर की कि किस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये पूछते हैं कि कौन-सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है, कौन-सी बेनिफिशियरी है और उसके क्या फीचर हैं। अब ये नहीं पूछते हैं कि वो सेंट्रल स्टेट का क्या वो है परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन है। तो अननेसेसरी डिटेल जो होती हैं जनरली स्कीम्स में मटेरियल में मिलती हैं, वो नहीं पूछते हैं। तो आप प्लीज़ इसके पेपर ज़रूर से देखें। उससे आपको समझ में आएगा कि ये ही डिटेल मेरे को पढ़नी है, इतनी डेप्थ में पढ़नी है। और सिमिलरली मेंस के लिए भी अप्लाई होता है। ऑप्शन में कभी-कभी क्वेश्चन थीम बेस्ड रिपीट भी हो जाते हैं, तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग रहती है कि किस लेवल को पढ़ना है, ठीक है? उसके अलावा सोर्स मैं बता रहा था आपको पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी इकोनॉमी के लिए मैंने श्री राम के नोट्स रेफर किए थे, क्योंकि रमेश सिंह जो बुक बताते हैं वो बहुत ही बल्कि है, मैंने नहीं देखी थी वो। मैंने श्री राम के नोट्स और मेन जो करंट अफेयर से फोकस रहता है उसमें तो करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन से ही मैंने पूरा किया था और मैंने जनरली एक ही सोर्स रखा था। कभी-कभी मैं क्या करता था जब भी सेकंड डे टर्म में जैसे मैंने सोर्स कंप्लीटली पढ़ लिया था विजन का तो मैंने एक और सोर्स रेफर कर लिया उसके ऊपर। पर ये तभी करना है जब आप 3 रिवीजन आपके इंश्योर हो चुके हैं, ठीक है? उसके उसके अलावा आईआर के लिए मैंने करंट अफेयर्स ही पढ़ा है, कुछ ऐसे स्टैटिक मटेरियल नहीं देखा। उसके अलावा सिक्योरिटी के लिए एक साइंस एंड टेक के लिए भी स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स मटेरियल से ही पॉइंट्स बनाए। मेरा नोट्स मेकिंग का बहुत फोकस रहता था। नोट्स मेकिंग क्योंकि मुझे ऐसा था कि मतलब मैं नोट्स नहीं बनाऊँगा तो मैं याद नहीं रख पाऊँगा चीज़ें, रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगा जल्दी। मेरे मेरे हर चीज़ के 3-4 रिवीजन हुए हैं हर सब्जेक्ट के और वो इसी के लिए पॉसिबल हो पाए क्योंकि मेरे पास अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर थे। तो मेरा रिकमेंडेशन भी कि सब लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाएँ, अपने खुद के नोट्स बनाएँ, दूसरे के नोट रेफर करें पर खुद के नोट्स बनाएँ। एक्सट्रैक्ट करें उनमें से जो भी कंटेंट मिलता है आपको दूसरे के नोट से पर अपने नोट्स में डालें, तो उससे ज़्यादा रिटेंशन रहता है। इसके जी, अलावा अगर आप और कोई स्टैंडर्ड सोर्स पूछेंगे तो मैं बिल्कुल बता दूँगा। आपको बाकी लिस्ट भी मैं एक बार भेज दूँगा। जी, आप एक मेरे मेरे आप मैं सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे में डाल दूँगा। और बाकी जी, अभी क्या है कि जैसे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे अभी सीएससी 21 के लिए, जी, कि अभी जो सीएससी जी। 21 का जो मेंस होने वाला है, उस उनके लिए आपके पास कुछ सजेशंस हैं? जिनका प्री हो चुका है, जो देखिए प्री कर चुके हैं क्लियर, उनके लिए कोई सजेशन हो? देखिए एक एग्ज़ाम में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, नोट्स, रिवीजन एंड प्रैक्टिस।
पीएनआर मैं बोलता हूँ इसको, पीएनआर, प्रैक्टिस नोट्स एंड रिवीजन। तो आप इन तीनों चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि पढ़ने के चक्कर में आपने प्रैक्टिस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और कोई कंटेंट करने के चक्कर में आपने रिवीजन नहीं किया, मल्टीपल रिवीजन। तो ये 3 को याद रखें। मेरा तो फाउंडेशन यही है टूल कि प्रैक्टिस नोट्स एंड रिवीजन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपनी गलतियों को एनालाइज़ करें, प्रीवियस के पेपर को देख के डिमांड को समझें। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देखें। जो भी सपोज़ अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ लगाए हैं, तो उसमें किसने अच्छे मार्क्स लिए हैं उस टेस्ट सीरीज़ में, तो उसकी कॉपी ज़रूर देखें कि उसने क्या ऐसा लिखा जो आपने नहीं लिखा। तो अगर आप इसे एनालाइज़ करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हाँ, मैं इस तरह पीछे चल रहा हूँ, इस कंटेंट में पीछे चल रहा हूँ, तो मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है, डिमांड को समझना, प्रीवियस के पेपर देख के डिमांड को समझना, टॉपर्स की कॉपी देख के समझना कि हाँ, मुझे क्या बेहतर इम्प्रूव करना है, और प्रैक्टिस नोट्स एंड रिवीजन। ये मेरी मेंस के जो अपेयर हो रहे हैं स्टूडेंट, उनसे ये सजेशन रहेंगे। थैंक यू सो मच चिराग भाई, आपने टाइम दिया। पहले तो और मतलब हमने काफी एक लिमिटेड टाइम में आपके मैक्सिमम चीजों को कंक्लूड कर लिया, और मतलब नहीं अभी ज्यादा तवील टाइम लेते, क्योंकि आपका अभी थोड़ी देर में आपकी एक और मीटिंग है, जैसा कि मतलब आपने बताया पहले। तो बस यही है कि बाकी जो उन्होंने भी ये देखी, चिराग भाई को इनकी तैयारी देखी, फिलहाल ये 2 बार क्लियर कर चुके हैं, और फिलहाल ये आईपीएस मतलब पोस्ट मतलब ये ट्रेनिंग इनकी चालू है, एंड होपफुली he will join the Indian Police Services very soon, and we'll have a very good officer among us who will be serving the nation. And all the best चिराग for your future endeavors. और सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और जो नोट्स वगैरह आपको प्रिपरेशन के लिए चीजें चाहिए उन सब के लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लगा रहा हूँ, तो उनको मिल जाएंगे। और बेफिक्र रहें, आप लोग तैयारी करें, मेंस जिनका प्री क्लियर हो चुका है वो मेंस पे फोकस करें। वही चीज की प्रैक्टिस, नोट्स और रिवीजन, इन 3 चीजों से कॉम्प्रोमाइज ना करें कभी भी, किसी भी सूरत हाल में। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया चिराग भाई, बहुत बहुत आपको आगे के भविष्य के लिए थैंक यू वेरी शुभकामनाएं। मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।